वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस की वेलबींग की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की। Q&A सेशन की ये तीसरी वीडियो है। आपने लास्ट दो वीडियोस का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, थैंक्स फॉर दैट। और मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर और मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकें हर वीडियो के अंदर, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंसाइज रखूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हैं तो आप मेक श्योर करें कि अपनी एज ज़रूर बताएं मुझे, अपने डिपेंडेंट्स के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से सिटी में रहते हैं, आपके डिपेंडेंट्स कौन से सिटी में रहते हैं, कौन से कंट्री में रहते हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा ये कि आपकी फैमिली आपके साथ रहती है कि नहीं रहती है, और ये कि एज मच एज पॉसिबल आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बताएं, ताकि हम उसके हिसाब से जितना मैक्सिमम ग्रास्प कर सकें चीज़ों को, और उसके बाद उसका एनालिसिस करके दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो उसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, इन सारे पॉइंट्स को जो मैं कहूँगा उनको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लें। आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी एक कोई प्रोफेशनल एडवाइस ना लें, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपकी फिर भी नहीं पता होंगी। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन 100% हर चीज़ नहीं होती उसके अंदर। तो प्लीज़ आप, और मुझे आपकी फैमिली की सिचुएशन नहीं पता होती, इमोशनल सिचुएशन नहीं पता होती, तो इसलिए मैं जो मेरे पास चीज़ें फेस पर होती हैं मैं सिर्फ उनके बारे में कमेंट करता हूँ। ओके जी, तो पहली ईमेल की तरफ चलते हैं आज की। उसमें है ये, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा। एज इन्होंने बताई 36 ईयर्स एज है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूएई है, फैमिली वाइफ एंड सन इन पाकिस्तान। घर में ये इनके इनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में रहती है। ओन होम, इनका अपना घर है, ओनली ग्राउंड पोर्शन। आई एम वर्किंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर इन द यूएई। नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन न्यू कंपनी नेक्स्ट मंथ। माई मंथली सैलरी विल बी 5000 प्लस वैट। आई डोंट नो, वैट सैलरी के ऊपर तो वैट नहीं लगता है, लेकिन एनीवेज माई मंथली सैलरी इज विल बी 5000, ऑफ विच I can save 3000 per month. Since 2011, I'm in UAE but still in minus, and I have one liability of credit card dirham AED 15,000. I'm worried about my future about after 10 years. If I am in the same situation, please guide me. What should I do to secure my future? How to save and where to invest? Thanks a lot. ये जो भाई साहब हैं, इस तरह की बहुत सारे बेचारे सिचुएशन में हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी जो यूएई में रहते हैं या इंडियन जो यूएई में रहते हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ और एक बेटा है जो कि पाकिस्तान में रहता है, और वहाँ पर उनका अपना घर है, ग्राउंड पोर्शन, जिसके अंदर वो लोग रहते हैं। तो इट्स गुड एटलीस्ट कि आपके पास अपना घर है। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। और दूसरी बात ये कि आपकी सैलरी थोड़ी सी कम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी चले मैं इस सैलरी के हिसाब से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जो ये 15,000 का जो माइनस में है ना आप क्रेडिट कार्ड का, ये तो आप सबसे पहले ख़त्म करें किसी तरह से। ये आप कुछ भी करके ख़त्म करें, यानी कि आपको पहली बात तो ये कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये पैसे जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मुझे इंस्टॉलमेंट में करके दे दें आप। इंस्टॉलमेंट में करके क्या होगा फ़ायदा, कि फ़र्ज़ करें आपको वो इंस्टॉलमेंट में करके देते हैं 3000 दिरहम पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। अब क्या होगा कि ये इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट होगी, तो 5 महीने के अंदर आपका लोन खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना आप 3000 दिरहम सेव कर सकते हैं, तो खर्चे के बाद ये 3000 दिरहम, आई एज्यूम के सारे खर्चों के बाद ये 3000 दिरहम सेव कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये 5 महीनों के अंदर टारगेट ये करना है कि ये जो आपका लोन है 15,000 दिरहम का क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि अगर ये लोन 15,000 लोन भी नहीं बल्कि ये क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी है, तो ये अगर 15,000 दिरहम आपके हैं तो ये हर महीने बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना चाहिए क्रेडिट कार्ड कंपनी और उनको बोलना चाहिए कि भाई ये मेरा लोन, ये जो अमाउंट है ये इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, और मैं अदरवाइज पैसे नहीं दे सकता। इसको कन्वर्ट कर दो और मैं एवरी मंथ आपको जो जो मुझे फिक्स अमाउंट मिलेगी मैं वो पे करता रहूंगा, और ये 5 महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो लाइबिलिटी आपकी, जो हाईएस्ट इंटरेस्ट पेइंग लोन्स लिए हुए आपने, जो कि ये होगा क्रेडिट कार्ड का, वो सबसे पहले आप खत्म करें। तो सबसे पहले आप ये खत्म करें, 5 महीने तो आपको इसमें लग जाएंगे। उसके दरमियान आप, मैं कहता हूं कि आप जो है ना म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट खोल लें पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर अकाउंट खोलें। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि आपके सारे पैसे इस वक्त 5 महीने तक तो बुक हुए होंगे, अकाउंट खोल लें, उसके अंदर थोड़े से पैसे, लेट से 5,000 रुपये पाकिस्तानी डाल दें। फिर उसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड के नैब्स क्या होते हैं, ये काम किस तरह करते हैं। क्योंकि अभी देखें ना, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद, इस कंडीशन में ना आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि 2 3 4 5 हज़ार रुपए पाकिस्तानी रुपीस ये आप कहीं इन्वेस्ट कर दें, जो कि जिनको आपको टच ना करना हो अभी। उससे फायदा ये होगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता चलेगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम कर रही होती है, म्यूचुअल फंड किस तरह काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से फंड्स हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप,
जो ये 5-6 महीने है ना, तो आप इसको स्टडी करने में लगा दें, क्योंकि आप कुछ और तो कर नहीं सकते। आपका ये लोन पे ऑफ हो रहा होगा, इतने में आप जो है अपना जो जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट है वो एक्टिवेट कर लें, और उसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। इवन उसके अंदर तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, आप लर्न करना स्टार्ट कर दें, आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जब 5 महीने बाद जब आपके पास दोबारा से ये 3,000 दिरहम आना शुरू हो जाएंगे, आपके अपने पास आएंगे ये पैसे, तो उस टाइम पर फिर आपको पता होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, इनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। हल्के हल्के करके इस इन्वेस्टमेंट को रखें, और कुछ अरसे बाद जब, आई होप कि आप मुझे कांटेक्ट करें 5 महीने बाद कि आप लोन फ्री हो गए, और उसके बाद जब मुझे कांटेक्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 3,000 रुपये दिरहम जो अब आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसके साथ क्या करना है। तो थैंक्स फॉर ईमेल, आपकी ईमेल मुझे पसंद आई, क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म की ईमेल थी, और मुझे आई होप कि आपको फ़ायदा हो इसके अंदर, और सबसे पहले तो आप ये लोन ख़त्म करें। नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल छोटी सी है। प्लीज़ आई नीड योर काइंड असिस्टेंस इन दिस मैटर। काइंडली नोट दैट आई हैव ऑलरेडी ओपन एन अकाउंट इन MCB, Roshan Digital Account, but I don't know how to start investing in a stock exchange. I mean the actual steps. Age 41 है, family size dependents 4 and 5, and country of residence Kuwait, and my family is living with me. I have around 1 lakh Pakistani rupees for investment. अब 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। आप एनपीसी के, अगर आप आरडीए खोल चुके हैं और उसको स्टॉक एक्सचेंज में डालना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, आप कम पैसों से डालें। और म्यूचुअल फंड में आपने नहीं डाला तो पहले ट्राई कर लें म्यूचुअल फंड से। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से, या हो सकता है जब ये वीडियो आई हो तो जब तक आ गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन वीडियो बनाने वाला हूँ उसके अंदर मैं, कि उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से पूरा एक प्रोसेस था जो मैंने जिस तरह से अकाउंट खोला। क्योंकि आप लोगों की, जब से मैंने चैनल खोला है उसके बाद से इतने क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, पाकिस्तान वाले पीएसएक्स के भी और यूएस स्टॉक्स के भी। मैंने उसके लिए वीडियो अभी नहीं बनाई, लेकिन इसके लिए तो मैंने प्लान किया हुआ है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है इसके लिए मैंने प्लान किया हुआ है, वीडियो बनानी है मुझको। बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं उसको करता हूँ मैं। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसके अंदर मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये कि आप 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। जिस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो आप जो ब्रोकर लेंगे आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें बता देगा। तो आई होप कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर द ईमेल। नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल भी यूएई एक्सपर्ट की तरफ से आई है। एक साहब हैं जो 41 ईयर्स ऑफ एज हैं, मैरिड हैं, 4 महीने की उनकी बेटी है, 18 साल से दुबई में है, और उनका बिजनेस है दुबई के अंदर आईटी सिक्योरिटी का और इस तरह की चीज़ों का, जो कैमरेज वगैरह हैं, सीसीटीवी और मैनी अदर बिजनेस। ओके। और उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली इन्होंने मुझे ये अलग से मुझे ईमेल की थी, और ये हैप्पीजेड है तो मैंने नोट कर ली थी कुछ चीज़ें कंसाइज करने के लिए। और इन्होंने कहा था कि इनको बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं दुबई के अंदर रहते हुए बिजनेस के अंदर, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हुए हैं और आजकल सही चल रहा है। तो कुछ गलतियां की हैं इन्होंने, तो वो किया है। लेकिन अब ये बताते हैं मुझे करंट होल्डिंग अपनी, कि इनके पास करंटली क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और उसके ऊपर ये मुझसे चाह रहे थे कि मैं उनको बताऊं कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो करंट होल्डिंग की जो है उसके अंदर ये आती है, पहला एक इनका बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया लाहौर के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का प्लॉट है 1 कनाल का। उसके बाद दूसरा ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास शॉप्स हैं, 2.5 करोड़ रुपए की शॉप्स हैं टोटल, और रेंट उनसे 50,000 रुपये महीने का आता है। पुरानी रेंटेड हैं, और कह रहे थे कि इसके मैंने रेंट नहीं बढ़ाए। इसके बारे में बात करते हैं, मैंने इनको बताया था कि क्या करना है। अम, एक छोटा घर है इनका जो कि 45 लैक्स का है, रेंट उसका 12,000 रुपये आ रहा है। एक गाड़ी है 40 लाख रुपए की, पहले वो लीज पर थी, अब वो कैश हो गई है। दूसरी गाड़ी 20 लाख रुपए की, वो कैश पर है। 2 लाख दिरहम उनके पास दुबई में मौजूद है एज सेविंग, और पाकिस्तानी रुपीज़ उनके पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए सेविंग में मौजूद है। अब इनका कहना ये है कि मुझे आप बताएं कि आप क्या करें। बिजनेस तो उनका चल रहा है, बिजनेस में वो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सोच रहे थे कि ये 2 लाख दिरहम मौजूद हैं दुबई में, वो कह रहे थे कि मैं वाई नॉट आई इन्वेस्ट इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। मैंने कहा आप कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, दो तीन चीज़ों का जवाब दें मुझको। एक तो ये कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में क्या कर रहे हैं, वो बैंक अकाउंट में क्या कर रहे हैं। वो बेसिकली रस्ट खा रहे हैं वहां पर पड़े हुए। तो आप सबसे पहले तो उनको कहीं ना कहीं लगाएं ना, चाहे उनको स्टॉक्स में लगा दें, चाहे उनको आप प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन उनको आप ऐसे ना छोड़ें 1 करोड़ 40 लाख रुपए को, वो तो रस्ते हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सही है ना। तो उनको मैंने एक चीज़ ये बोली कि सबसे पहले तो उस पैसों को जो है ना ठिकाने लगाएं। दूसरा ये कि उनके पास दो गाड़ी हैं, जबकि फैमिली उनकी यहाँ पर है, बाकी पाकिस्तान में बहन भाई रहते हैं, जो कि वो मुझे बता रहे थे कि कोई गाड़ी यूज़ नहीं करता। तो मैंने कहा भाई आप जब जाते हैं तो आपके पास एक गाड़ी इनफ है आपके लिए।
तो 40 लाख की एक गाड़ी और 20 लाख की एक गाड़ी आप रखी क्यों है आपने वहाँ पर? तो आप उसको प्रॉब्ली बेच दें। और वो एग्री किए थे उसको कि यार ये मैंने सोचा नहीं था कि गाड़ी में से एक गाड़ी बिक सकती है। मैंने कहा हाँ बेच दें उसको। एक गाड़ी उनकी वो बिक गई थी। अच्छा, एक पॉइंट ये था कि उनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी वहाँ पर थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके अंदर 50,000 रुपये रेंट आता है 2.5 करोड़ की शॉप्स के ऊपर। अब जो परसेंटेज मैंने देखी ना ये मैच नहीं कर रही थी परसेंटेज के हिसाब से। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 1,20,000 रुपये का रेंट आना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रेंटेड प्रॉपर्टीज थी और वो एज सच उनको उन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए थे, वो पुरानी रेंटेड थी। तो देखें, इस पे मैंने उनको बताया कि देखें अभी आपके पास लाइबिलिटीज नहीं है, आपको फील हो रहा है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन इस चीज का मसला इवेंचुअली होगा आपको, और ये आप लूज कर रहे हैं बेसिकली। आप हर सूरत में अपने रेंट बढ़ाया करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेंट बढ़ते हैं। और कोई आपसे आपको फॉर 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 ग्रांटेड ले रहे हैं, यहाँ पर लोग बहुत सारे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो रेंट को पे कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है, मतलब आप कह लें कि 10% बढ़ाने तो 10% नहीं तो 5% बढ़ा लेंगे, लेकिन रेंट बढ़ाना है। रेंट बगैर बढ़ाए जो काम कर रहा है बंदा, जो जो प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है, जो शॉप लेके बैठा हुआ है आपकी, वो काम ही कर रहा है ना, वो पैसे बना रहा है उससे। तो जब वो पैसे बना रहा है तो आप क्यों नहीं बनाएंगे उससे पैसे, और आप उससे हाफ द रेंट क्यों लेंगे आप उससे? तो आपको रेंट उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए जो मार्केट रेट है, और हर साल बढ़ाना चाहिए जो जिस जिस हिसाब से नॉर्मल मार्केट का रेट है। अगर किसी को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है या टेनेंट अच्छा है तो मैं कहता हूँ 10% ना बढ़ाएं, आप उसका 5% बढ़ा दें, लेकिन पेपर पे 10% बढ़ना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपके पास एक ग्रिप रहे। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए और रेंट को उसी हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि वो कह रहे थे कि मुझे घर बनाऊं, मैं सोच रहा हूँ घर बना लूं। तो मैंने कहा देखें, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर तो आपके पास पाकिस्तान वापस जाके घर में रहने की जगह है तो फिर तो घर बनाने की जरूरत इमीडिएटली नहीं है। यानी कि आपके पास ऐसी जगह है जिसमें आपको फैमिली आप रख सकते हैं, फिर आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं और अल्लाह ना करे आपको कल पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, तो आप वो उस जैसे इनके पास एक बहरिया का उन्होंने एक जो प्लॉट लेके रखा हुआ है वो इसीलिए लेके रखा हुआ है कि वो जब भी टाइम मिलेगा वो उस टाइम पे घर बनाएंगे उसके ऊपर। तो मैंने कहा आपके पास प्लॉट मौजूद है तो आपको जरूरत नहीं है, जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो उस टाइम पे अपने हिसाब से घर बनवाएं। आपको जरूरत नहीं है अभी ये घर बनाने की। तो बेहतर ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो खाली पड़ी रहे, या लेट से एक पोर्शन किराए पे दें और एक पोर्शन अपने लिए रखें। जबकि आपके पास इस वक्त ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी रेजिडेंशियल जगह मौजूद है जहां पर आप पाकिस्तान वापस जाएं तो रह सकें कुछ अरसे के लिए, तो आपको घर बनाने की उस वक्त तक जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है पाकिस्तान वापस जाने की, या आपके घर वालों के लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है कहीं रहने की और किराए पे रह रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि बना लें प्रॉपर्टी, घर बना लें। बाकी ये कि हाँ, बाकी ये कि उन्होंने 2 लाख दिरहम जो उन्होंने बोले थे कि पाकिस्तान में भेजने हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिए, तो मैंने कहा वो ना करें। आपकी ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टीज और इतनी एक्सपोजर पाकिस्तान में मौजूद है। तो उन्होंने खुद भी इसको एग्री किया कि उन्होंने कहा कि मैं बेहतर ये है कि ये करता हूँ कि दुबई में कोई विला उस पे इंस्टॉलमेंट पे ले लेता हूँ या मॉर्गेज कर लेता हूँ, और ज़्यादा लंबा ना कर मैंने उनको कहा था कि ज़्यादा लंबा ना करें, 10 साल मैक्सिमम रखें अपनी मॉर्गेज पीरियड को। और उसके अंदर 2 लाख आपके पास मौजूद हैं तो 1-2 लाख रुपए और अगर दिरहम अगर ऐड कर सकते हैं, 1 लाख दिरहम और ऐड कर सकते हैं, 3 लाख दिरहम ऐड करें आप। 10 लाख दिरहम 12 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करें 10 साल के लिए, विला मॉर्गेज करें या टाउन हाउस मॉर्गेज करें, और उसको या तो रेंट पे दे दें या खुद मूव हो जाएं। इन दोनों केसेस के अंदर आपको फायदा ही है। तो उनको बात समझ में आ गई थी ये, और उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर एग्री किया था। लेकिन इस टेस्ट केस का सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये इस तरह का टेस्ट केस होता है। उनको मैंने वैसे अलग से ये बात बता दी थी। तो नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल एक काफ़ी लंबी ईमेल है, इसको मैंने बहुत देर तक पढ़ा, 3-4 पेजेस की ईमेल है, तो मैंने कहा इसको पूरा पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ज़रा इसका क्रक्स बता देता हूँ। दिस गाय इज़ 33 ईयर्स ओल्ड, और एक बेटी है उनकी 4 साल की, वाइफ है, मदर इज़ पार्शली डिपेंडेंट ऑन हिम एंड लिविंग सेपरेटली, एंड दे आर फ्रॉम कराची पाकिस्तान। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने अपने साथ ये किया कि इन्होंने विलिंगली अपनी एजुकेशन छोड़ दी आफ्टर इंटरमीडिएट, और उसके बाद में बहुत बाद में जाके समझ में आया कि गलती करी थी और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे जॉब के हिसाब से। तो फिर इन्होंने आफ्टर 10 साल 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स उन्होंने मार्केटिंग में एमबीए किया जैबस से। बीकॉम किया पहले और उसके बाद जैबस से एमबीए किया। तो 10 साल बाद किया उन्होंने ये। तो लेकिन उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, उनके फादर की डेथ हो गई, उनकी बेटी भी हुई उसके बाद, और कुछ बैंक कंपनी में जिसमें काम कर रहे थे वो बैंकरप्ट हो गई, 3-4 महीने की सैलरी नहीं दी उसने।
और फिर उन्होंने काम ये किया कि बेसिकली उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। फ्रीलांसिंग के अंदर इस वक्त बाय द वे इनके पास 75 लाख रुपीस कैश मौजूद है और ये सोच रहे हैं कि इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। मतलब इनकी इस स्टोरी के बाद आपको ये सोचें कि बंदे के पास 75 लाख रुपए मौजूद है, विच इज़ एन अचीवमेंट। और दूसरा ये कि इन्होंने मेंटली रिलैक्स हैं कि कम से कम ये नहीं है कि कैश का प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि ये जहाँ रहते हैं वो किराए के घर है, लेकिन किराए के ऊपर इस तरह से है कि 3000 रुपये मंथली देते हैं, तो गुडविल के ऊपर इनको घर दिया हुआ है उन्होंने, जिसने भी दिया हुआ है। और टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर नॉट मोर देन 60,000 इंक्लूडिंग स्कूल फीस बच्ची की जो है। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो दो पर्टिकुलर कंपनीज के साथ कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने ये बता रहे थे कि ये जो कंपनीज हैं इनमें से एक ऑलमोस्ट जाने वाली थी इनके हाथ से, लेकिन फिर भी अभी है, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए बना रहे हैं उन दो कंपनीज के थ्रू। लेकिन कोई परमानेंट हल नहीं है ये, और किसी वक्त भी ये कंपनीज आगे पीछे हो सकती हैं। जो सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन कम से कम 3 से 4 लाख रुपए बना रहे हैं और इस वक्त 75 लाख रुपए की इनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा ये कि ये कह रहे हैं मेरी हाँ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये है कि वो कहते हैं कि मेरी सेविंग्स जो है ना इस वक्त बैठे-बैठे ज़ंग खा रही है। उसका रीज़न ये है कि ये फाइलर नहीं है, टैक्स फाइलर नहीं है, जो सबसे बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान का, कि उसके अंदर अगर आपके पास फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती प्रूफ करने के लिए। ये पैसे इनके पास बता रहे थे कि वेस्टर्न यूनियन से आते हैं या इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरी कंपनी कंपनी किसी तरह से पैसे भेज देती है जिसका बिज़नेस से ताल्लुक नहीं होता। तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये मेरा किसी किसी उसके थ्रू आ रहा है। तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में मैंने अभी बहुत दिनों से काम नहीं किया, मुझे नहीं पता कि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो फाइलर कैसे बन सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई लॉयर होगा जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। अगर कोई मेरे व्यूअर्स में से कोई लॉयर है या कोई फ्रीलांसर है जिसने पाकिस्तान के अंदर काम किया हुआ है और उसको पता है कि किस तरह से फाइलर बनना है पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ फ्रीलांसर, और वो पैसे किस तरह से वाइट करके दिखाने हैं अपने जो पैसे आते हैं बाहर से, तो वो मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट के अंदर, ताकि भाई साहब का कुछ हेल्प आउट हो सके। कह रहे थे कि फॉरेक्स ट्राई किया मैंने, स्टॉक्स ट्राई किए, म्यूचुअल फंड ट्राई किया, लेकिन क्योंकि वो स्पेकुलेशन ज़्यादा कर रहे थे तो उसमें पैसे ज़ाया भी हुए। और दूसरा ये कि डर डर भी लगता है कि क्योंकि वो फाइलर नहीं है तो ये ना हो कि पैसे निकालते वक्त बहुत ज़्यादा कोई फीस लग जाए। तो मेरे ख्याल से पैसे निकालते वक्त बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन फाइलर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए अब क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उसके अंदर फाइलर होना आपका ज़रूरी हो गया है। अच्छा, उसके अलावा ये कहते हैं कि उनको अब एक रियल एस्टेट में घर का सोच रहे थे कि ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ मैं किस तरह से घर ले सकता हूँ, बीइंग दिस कंडीशन कि मैं फाइलर नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप फाइलर नहीं भी हैं, तब भी घर तो आप ले सकते हैं। आप आपने कहा कि आपको बैरिया टाउन के अंदर पसंद है, तो इज़ इट अ गुड आइडिया टू गेट एन अपार्टमेंट इन बैरिया टाउन एंड रेंट इट आउट? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जो बगैर बीइंग नॉन फाइलर या इवन फाइलर होते हुए अगर सिर्फ एक अपार्टमेंट आपके पास है और उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो उसका वो जो 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 रेंट का थ्रेशोल्ड है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचता कि वो टैक्सेबल इनकम बन सके। तो अगर ऐसा होता है, लेट्स से उसका आई थिंक 30,000 रुपीज़ अगर आपका टैक्स आ रहा है, आई मीन जो रेंट आ रहा है, तो जो बनेगा तकरीबन 3,60,000 रुपये, तो मेरे ख्याल से वो लेवल नहीं आता कि उस पे टैक्स दें आप उसके रेंट के ऊपर। तो अगर ऐसा होता है ना, तो आप फिर एक अपार्टमेंट लें जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा बीइंग नॉन फाइलर, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टैक्स शायद पड़ जाए एक्स्ट्रा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर आपको जो रेंट होगा वो आराम से आप ले सकते हैं। इवन कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल आप काम करेंगे और उसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो लिमिट नहीं बन रही होगी टैक्स की। तो लेकिन ये कि फाइलर अगेन मैं बोलूँगा कि आप लाज़मी हो और एक लॉयर करें अच्छा, और उसके थ्रू आप फाइलर बन जाएँ। बाकी ये कि जब आप ये काम कर लें, मेरे ख़्याल से घर ले लें पहले, रेंट आउट कर दें, साथ में आप अपना जो ये जो लॉयर के थ्रू फाइलर होने का पूरा सिनेरियो है, वो भी कंप्लीट कर लें और साथ में अपनी फ्रीलांसिंग चलाते रहें। ये कम से कम आप 3 से 4 महीने कर लें ये पूरे प्रोग्राम को। ये ख़त्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद आई आई होप कि आपकी फाइलर वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए, आपके घर आप खरीद लें, उसको रेंट आउट कर दें, आपकी एक छोटी-मोटी इनकम आना शुरू हो जाए उससे। फिर आप देखें कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपको फाइलर होना ज़रूरी है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा मुझको। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इन 2 सेशन इससे पहले हो चुके हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के। इधर उसका लिंक लगा रहा हूँ पहली वाली का और यहाँ पर दूसरी वाली का लगा रहा हूँ। तो इन दोनों को प्लीज़ देखिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।